हेलो एवरीवन, लीगल बज़ .com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। जुडिशरी क्लासेस को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और फिर से कुछ रीड करेंगे और नया सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने काफ़ी सेक्शनों को सीख लिया था, समझ लिया था, जान लिया था, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी विशेष विधि। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेक्शन 41 जो है विशेष विधि की बात करता है, यानी डिफाइन करता है कि विशेष विधि क्या है, स्पेशल लॉ क्या है। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है। यानी इसमें बता दिया गया है कि विशेष विधि का मतलब आप ये माने कि जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लागू होती है वही विशेष विधि है। किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है वह विशेष विधि है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यह आपके स्क्रीन पे, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है ये एक स्पेशल लॉ है। उसी तरह से STAC एक्ट जो है वह स्पेशल लॉ है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये स्पेशल लॉ है। तो ये विशेष पर्टिकुलर एक लॉ है जो केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही अप्लाई होते हैं। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी NI एक्ट जो है, वचन पत्र हैं, विनिमय पत्र हैं, चेक से संबंधित जो विवाद होते हैं उनके प्रभावों को या उनको रेमेडी पहुंचाने के लिए उस पर कार्य करता है। STAC एक्ट जो है वह अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से संबंधित जो रेमेडी है उस पर कार्य करता है। डोमेस्टिक वायलेंस, महिला से उत्पीड़न से, घरेलू हिंसा से संबंधित जो अपराध होते हैं उन पर जो रेमेडी अपनी प्रदान करता है। तो ये एक विशिष्ट विषय को ही अपना जो है प्रभाव क्षेत्र मानती है, उस पर लागू होती है, अप्लाई करती है और उपचार प्रदान करती है। तो ये स्पेशल लॉज होते हैं, यही सेक्शन 41 में डिफाइन किया गया है। अब आगे की ओर हम पढ़ते हैं सेक्शन 42 ऑफ आईपीसी। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 41 में आप ये याद रख सकते हैं विशेष विधि। सेक्शन 42 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू होती है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि लोकल लॉ, लोकल लॉ का मतलब ऐसा लॉ जो भारत का किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर लागू होती है, वही आपकी स्थानीय विधि सेक्शन 42 में है। इसका भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये आ गए हैं। जैसे यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट, ये यूपी में ही अपना प्रभाव रखता है। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 राजस्थान में अपना प्रभाव रखता है। उसी तरह से मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, जो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, वह अपने मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश से बाहर इसका कोई प्रभाव नहीं है। उसे राजस्थान किराया नियंत्रण है, उसका राजस्थान में ही अपना प्रभाव रखता है। उसके नियम और कानून जो है वहाँ पर ही लागू होते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट पर ही लागू होते हैं। यही कहना चाह रहा है सेक्शन 42, यानी स्थानीय विधि है ये। यूपी जमींदारी एबोलिशन या लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये सब क्या है, लोकल लॉज हैं। तो यही सेक्शन 42 बता रहा है आपको कि जो किसी विशिष्ट पार्ट पर लागू होने वाला जो लॉ है भारत के, वही आपका स्थानीय विधि है। तो ये हमारा सेक्शन 42 कंप्लीट। अब चलते हैं सेक्शन 43 पर। सेक्शन 43 क्या बोलता है? यहाँ दो टर्म एलिमेंट निकल कर आते हैं सेक्शन 43 से। जैसे पहला एलिमेंट है अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो पहला एलिमेंट अवैध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध है। क्या बोला गया? अवैध शब्द हर उस बात को, यानी एवरीथिंग, ऐसी बात, यानी कुछ भी ऐसी बात को लागू है जो अपराध है, वो अवैध है। दूसरा टर्म जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है, यानी प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, अगेंस्ट टू लॉ है, वह अवैध है। तीसरा सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता है, यानी सिविल कार्रवाई के लिए कोई ग्राउंड करने वाला कोज अवैध है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मकान तोड़ दिया बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इजाज़त के। जैसे UIT है, MCD है, अगर ये परमिशन से तोड़ती है तो अवैध नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के किसी ने तोड़ दिया है तो वह सिविल कार्रवाई के लिए ग्राउंड पैदा हो गया तो वह अवैध है। यही सेक्शन 43 बताता है कि हर ऐसी बात को लागू है जो अपराध है, या ऐसी कोई भी एक्ट को लागू है जो अपराध है, वो अवैध है। विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध या अगेंस्ट बाय लॉ है, वो अवैध है। सिविल कार्रवाई के लिए ग्राउंड पैदा करता है, वो अवैध है। तो यही सेक्शन 43 में एलिमेंट है जो अवैध को परिभाषित करते हैं।
दूसरा टर्म करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, यहाँ से आपका ये शुरू होता है। और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसे एक्ट को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, लेकिन उस वैध रूप से आबद्ध कार्य को वह नहीं करता है तो वह अवैध की श्रेणी में आता है। जैसे एक पुलिस थाने का बाहर अधिकारी है, वहाँ पर कोई विक्टिम जो है FIR लिखवाने गया, लेकिन पुलिस जो थाने का बाहर अधिकारी है वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है, तो विधि के द्वारा आबद्ध होकर उस कार्य को वो नहीं कर रहा है, उसका अवैध लोप कर रहा है, उसका लोप कर रहा है, उस कार्य का लोप कर रहा है, तो वही इनलीगल है, अवैध है। यही आपको ये कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए अगर वैध रूप से आबद्ध है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। तो ये एग्जाम्पल से हमने समझ लिया है। तो इस सेक्शन 43 में दोनों एलिमेंट जो है अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, लेकिन उस कार्य को वो नहीं करता है तो वह अवैध है। तो ये दोनों एलिमेंट यहाँ क्लियर हो चुके हैं। सेक्शन 44 क्षति, इंजरी। आइए रीड करते हैं। सती शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है। यानी पहला तो एलिमेंट ये बताया कि सती शब्द कहीं पर भी अगर IPC में आ जाता है तो वह अपहानि को इंडिकेट करता है, कोई हानि अपहानि हुई है उसको इंडिकेट करता है। अब ये जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, 4 एलिमेंट है। किसी व्यक्ति की बॉडी, माइंड, ख्याति यानी उसकी पर्सनालिटी है, ख्याति है, संपत्ति उसको अवैध रूप से कारित हुई है, वह सती शब्द के अंतर्गत आती है। यानी किसी भी व्यक्ति के बॉडी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं, अपहानि कारित करते हैं, किसी व्यक्ति के मन को यानी मेंटली उसको इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो वह क्षति में आएगा। उसी तरह से उसकी ख्याति यानी कोई अच्छा व्यक्ति है, पर्सनैलिटी रखता है, बड़ा व्यक्ति है जो अपनी पहचान बनाई है उसने अपनी मेहनत से, तो उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी इंसल्टिंग कर रहा है, मानहानि करने का प्रयास कर रहा है, तो वो सती है। और किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है अवैध रूप से, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई किसी व्यक्ति का मकान बिना किसी परमिशन के तोड़ रहा है तो संपत्ति को अवैध रूप से कायद कर रहा है तो सती है। तो सेक्शन 44 यही बताता है कि किसी व्यक्ति के बॉडी, माइंड, उसकी ख्याति और संपत्ति को अगर अवैध रूप से आप कोई का एक्ट करके अपहानि पहुंचाते हैं तो वह सती शब्द में सेक्शन 44 में आ जाता है IPC में, यानी आपने उसको इंजरी पहुंचाई। सेक्शन 45 जीवन। जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। यानी यहाँ ये बताता है कि लाइफ यानी IPC में किसी भी सेक्शन में या किसी भी पार्ट में अगर जीवन शब्द वर्ड का यूज किया जाए, शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ क्या माने। तो जीवन शब्द से आप मानेंगे मानव के जीवन से ही। यानी अगर कहीं पर भी सेक्शन में जीवन शब्द आता है तो इसका अर्थ आप ये माने कि मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन, ह्यूमन का जीवन, ये नहीं कि किसी एनिमल का जीवन। यानी वहाँ एनिमल वर्ड नहीं समाहित होगा, ओनली फॉर ह्यूमन, यानी मानव का जीवन है जीवन से। यानी जीवन शब्द का अर्थ आप कहीं भी किसी सेक्शन में लगाएं तो मानव के जीवन, यानी जैसे कहीं सेक्शन में आ जाए कि जीवन को खतरे में डालने वाले अपराध, तो किसके जीवन को, ओनली फॉर ह्यूमन, मानव को। तो यही सेक्शन 45 बता रहा है कि जीवन में आपको क्या अर्थ लगाना है IPC में। सेक्शन 46 भी इसी तरह का इंडिकेट करता है मृत्यु। अगर कहीं भी किसी भी सेक्शन में जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, यानी कहीं अलग से प्रोविजन न कर दिया गया हो या लिख न दिया गया हो कि यह मृत्यु शब्द के अलावा यहाँ पर कोई और भी इसका अर्थ लगाएं, तब तक तो यही मानेंगे कि मृत्यु शब्द कहीं भी अगर सेक्शन में आ जाता है तो मानव की मृत्यु का, डेथ की मृत्यु का। यानी जैसे किसी व्यक्ति ने मृत्यु कायद की किसी सेक्शन में, मृत्यु के लिए दंड, तो मृत्यु के लिए दंड ओनली फॉर ह्यूमन, मनुष्य के लिए दंड, मानव के लिए दंड। यही आपको मानना है कि मृत्यु शब्द का अर्थ ये माना जाएगा कि मानव की मृत्यु का वह द्योतक है। तो यही जीवन और मृत्यु ये दोनों इंडिकेट करते हैं ह्यूमन को। उसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जीव जंतु। ये आपका सेक्शन 47 जीव जंतु।
जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। अब यहाँ पर पहले तो मानव की बात हो गई, लेकिन आईपीसी सबका ख्याल रखती है। सेक्शन 47 में इन्होंने एनिमल्स को भी इंक्लूड कर दिया। जीव जंतु शब्द कहीं पर भी आईपीसी के किसी सेक्शन में आ जाए तो मानव से भिन्न, अब यहाँ आपको यहाँ इसने मानव को भिन्न कर दिया और बोल दिया है कि मानव से भिन्न किसी भी जीव प्राणी जो है जीव जंतु में आता है, जैसे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब क्या है, जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं। यानी मानव से भिन्न सभी प्रकार के जो जीवधारी होंगे वह जीव जंतु में आएंगे, सेक्शन 47 में आएंगे। यही सेक्शन 47 डिफाइन करता है। नेक्स्ट सेक्शन है, ये डेफिनेशन बेस पे सेक्शन चल रहे हैं, बस आपको टाइटल बेस पर याद रखते हुए समझना है और जानना है। सेक्शन 40 आपका 8 आ जाता है, जलयान। जलयान शब्द किसी चीज़ का द्योतक है जो मानव या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है। यानी जलयान शब्द ऐसी चीज़ को बताता है, ऐसी वस्तु को इंडिकेट करता है जो मानव के या संपत्ति के, दो एलिमेंट हैं यहाँ, ह्यूमन के, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के, जल द्वारा प्रवहन के लिए यानी जल के मार्ग द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई है ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जलयान है। जैसे पानी का जहाज जलयान है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल मार्ग के द्वारा मनुष्य मानव को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, उनको यात्रा करवाता है। या प्रॉपर्टी है, कोई सामान है, लाद कर जहाज़ों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो ऐसी चीज़ जो बनाई गई है मानव या प्रॉपर्टी के जल द्वारा जो है प्रवहन के लिए, वही साधन या वही चीज़ सेक्शन 48 में जलयान है। ये आपको यहाँ क्लियर कर देता है। तो बस इतना ही इसमें समझना है आपको। अब आता है सेक्शन 49। सेक्शन 49 वर्ष और मास, दो एलिमेंट हैं यहाँ पर। अगर आईपीसी में वर्ष, ईयर और मंथ, दो वर्ड है, वर्ष और मास, दोनों वर्ड अगर किसी भी सेक्शन या भाग में आते हैं तो उसका क्या अर्थ लगाएं। जहाँ कहीं भी वर्ष शब्द आता है या मास यानी माह शब्द आता है, वहाँ ये समझा जाएगा कि वर्ष मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जाएगी। यहाँ आपको बता दिया गया है कि आईपीसी में अगर ईयर और मंथ या वर्ष या मास किसी भी सेक्शन में अगर दिया हुआ है कि एक वर्ष के लिए सजा या 6 मास के लिए सजा, तो इसका अर्थ आप कैसे गणना जो लगाएंगे आप ओनली फॉर ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल लगाएंगे। अब ब्रिटिश कैलेंडर जो एक है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अन्य किसी भी प्रकार के कैलेंडर या किसी भी प्रकार की जो गणना है उससे इसका अर्थ नहीं लगाया जाएगा। आईपीसी केवल ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार ही गणनाओं को मानेगी। तो इस तरह वर्ष और मास जो कहीं पर भी अगर किसी सेक्शन में आ जाते हैं तो उसका अर्थ ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल माना जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जाता है सेक्शन 49 में वर्ष मास का अर्थ किससे लगाया जाता है, तो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। यहाँ से इसका आंसर आता है। सेक्शन 50 धारा की परिभाषा सेक्शन 50 में है। जो हम धाराएं पढ़ते हैं उसी की परिभाषा भी आईपीसी में दे दी गई है धारा 50 में। धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिरे पे लगे संख्यांकों द्वारा सुबिन किए जाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है सिरे पे लगे संख्यांकों द्वारा जो सुबिन किए जाते हैं वो धारा है। यानी जैसे ये सिरा है, इस सिरे पे लगे संख्यांक 50 है, ये जो धारा है इसका सिरा है, सिरे पर लगा हुआ संख्यांक 50 है, तो ये धारा कहलाता है। यानी धारा में ही आपको धारा बता दी गई है कि किसी भी अध्याय के उन भागों में यानी किसी भी पार्ट में एक ऐसा द्योतक है जो सिरे पर लगे संख्यांक द्वारा सुबिन किए गए हैं, अलग अलग किए गए, जैसे 50, 51, 52, इस तरह से अलग अलग इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुबिन किया गया है, वही धारा है। तो आपको ये याद रखना है कि धारा का मतलब क्या है, सिरे पे लगे संख्यांक द्वारा जो सुबिन किया गया है। यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव बनता है। ये इसकी लैंग्वेज याद रखनी है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में छपा हुआ आता है। धारा का मतलब सिरे पे लगे संख्यांक, सिरे के बाद लगे संख्यांक। तो इस तरह से आपको ये लगा सिरे पे लगे संख्यांकों द्वारा जो सुबिन किए गए हैं वो धारा में आता है, धारा 50 में आता है। सेक्शन 51 शपथ। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना।
या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग में किया जाना विधि के द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, वह शपथ में आता है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है सेक्शन 51 में शपथ। ओथ कहाँ है? सेक्शन 51 में है। शपथ कहाँ है? सेक्शन 51 में। शपथ आपको बता देता है कि विधि के द्वारा प्रतिस्थापित एक प्रतिज्ञा है, एक घोषणा है। यानी विधि के समक्ष आप एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं, एक घोषणा ले रहे हैं, जो किसी लोक सेवक के समक्ष की जा सकती है या कोर्ट के समक्ष की जा सकती है या किसी अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाना जो विधि के द्वारा अपेक्षित है या प्राधिकृत है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो यही सेक्शन 51 में शपथ है। यानी आपको जैसे कोर्ट में गए तो मैं गीता की कसम, जैसे गवाह जो होते हैं वो गीता की कसम खा के मैं सच बोलूँगा, इस तरह की आपने फिल्मों में देखा होगा, इस तरह की घोषणा। या फिर आप जैसे नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं तो वहाँ शपथ पत्र लिखवाते हैं, तो उसमें आप लिखते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी सत्य है, अन्यथा मैं इसके लिए जो है लायबल हूँ। तो ये सब क्या है? शपथ के अंतर्गत आते हैं, जो एक सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान होती है, कोई घोषणा जो आप करते हैं कि मेरी जो कही गई बातें सच है, इसकी मैं शपथ लेता हूँ। और ये किसके समक्ष की जाती है? पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक के समक्ष की जा सकती है, या कोर्ट के भीतर जो है कोर्ट में समक्ष की जा सकती है, या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए, जिसको आपको साबित करना है उसके प्रयोजन के लिए जो विधि अपेक्षा करती है उसके लिए की जा सकती है। तो यही शपथ है, प्राधिकृत की जा सकती है, ये शपथ है सेक्शन 51 में। बस आपको ये इतना सा याद रखना है कि शपथ क्या है। शपथ वह है जो सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा है, घोषणा है, जो लोक सेवक के समक्ष की कर सकते हैं या न्यायालय के समक्ष कर सकते हैं या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाना विधि के द्वारा अपेक्षित है, प्राधिकृत है, वही शपथ है। सेक्शन 52 सद्भाव पूर्वक। आइए रीड करते हैं। कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास में की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो, विश्वास में की गई हो। ये बोलता है कि किसी भी बात को सद्भाव पूर्वक कब कहा जाता है, कब नहीं कहा जाता, इसको सेक्शन 52 एक्सप्लेन करता है। यहाँ बोला गया है कोई बात, अब कोई बात में कोई भी किसी भी तरह का एक्ट आता है जो सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई, यानी कोई भी एक्ट जो है सद्भाव पूर्वक किया गया या विश्वास से नहीं किया गया, तब कहा जाता है जब वो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना या विश्वास से की गई हो। यानी अगर आप कोई एक्ट जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना और विश्वास के बिना करते हैं तो वह सद्भाव पूर्वक नहीं कहा जाता। अगर उस एक्ट को आप सम्यक सतर्कता या किसी भी कार्य को आप सम्यक सावधानी बरतकर सम्यक सतर्कता से, सावधानी से, ध्यान से करते हैं, विश्वास से करते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, तो वह सद्भाव पूर्वक में सेक्शन 52 में मानी जाती है। यही आपको सेक्शन 52 बोलता है कि सद्भाव पूर्वक क्या होता है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आ गया सेक्शन 52, जैसा स्क्रीन पर आपके कुछ दिखाई दे रहा है, सद्भाव पूर्वक गुड फेथ। ये धारा प्रतिपादित करती है कि किसी कार्य को सद्भाव पूर्वक किया हुआ कहा जाएगा यदि वह सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया है। यानी ये धारा बताती है कि कोई भी एक्ट जो आप सद्भाव पूर्वक करते हैं ये कब कहा जाएगा। ये तब कहा जाएगा जब आप दो एलिमेंट को पूरा करते हैं। पहला, आप उस एक्ट को सम्यक सतर्कता के साथ करते हैं और ध्यान से करते हैं, और विश्वास करने के लिए कोई युक्तियुक्त और सम्यक आधार होना चाहिए। और जिस एक्ट को आप कर रहे हैं तो उस पर विश्वास करने के लिए आपके पास युक्तियुक्त और सम्यक रूप से ग्राउंड है, तभी ये माना जाएगा कि आपने उस कार्य को सद्भाव पूर्वक किया है। यानी नेसेसरी एलिमेंट निकल कर आए तो अपुक्त द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति क्या है, किए गए कार्य का परिणाम और महत्व कितना है, सम्यक सतर्कता और ध्यान का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त उसके पास अवसर थे या नहीं। तो ये सब एलिमेंट देख कर ही आप मानेंगे कि कोई ने, किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट की जो किया है सद्भाव पूर्वक किया है, गुड फेथ में किया है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। एक केस है सुकारू कविराज का मामला।
1887 कलकत्ता हाई कोर्ट का मैटर है। इस मामले में एक अकुशल व्यक्ति ने, क्या बोला गया, अकुशल व्यक्ति ने रसोई के चाकू से बवासीर का ऑपरेशन किया। न्यायालय ने इसे असद्भावपूर्वक कार्य माना। यानी एक अकुशल व्यक्ति था, उसने रसोई के चाकू से ही, एक व्यक्ति है जिसको बवासीर की बीमारी थी तो उसने उसका ऑपरेशन कर दिया। तो कोर्ट ने माना कि हालांकि अकुशल व्यक्ति जो है उसको कुछ क्षति नहीं हुई, यानी तीनों जो ऑपरेशन उसने किए थे वो सफल रहे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने माना कि उसको 304A IPC में उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कायद करने के लिए दोष सिद्ध किया गया, क्योंकि उसका जो कार्य था वो गुड फेथ में साबित नहीं हो पाया, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं सम्यक सतर्कता और सावधानी से ये कार्य नहीं कर रहा हूँ। रसोई का चाकू उठाया और उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया, यानी सम्यक सतर्कता बरती ही नहीं। उसके बाद विश्वास करने का कारण भी नहीं था कोई, या मैं इसको इस तरह से कार्य कर रहा हूँ तो इसको नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, या मैं उसके पास पर्याप्त अवसर थे या नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने उसको दोष सिद्ध किया 304A IPC में उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कायद करने के लिए, क्योंकि उसने रसोई के चाकू से ही बवासीर का ऑपरेशन कर दिया। तो यही उपेक्षापूर्ण कार्य थे, क्योंकि उसने समय, सतर्कता और सावधानी नहीं बरती। तो ये सुकारू कविराज का मैटर है जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, सद्भाव पूर्वक सम्यक सतर्कता। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, कोई मरीज पेशेंट है, वह उसकी तबीयत काफ़ी सीरियस है, तो डॉक्टर चाहता है कि अगर मैंने इसका तुरंत इलाज नहीं किया या इसको ऑक्सीजन नहीं दी, इसको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है, इसको दिक्कत हो रही है बहुत, अगर मैंने इसको ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं दी, मान लीजिए इसको ऑक्सीजन नहीं दी एक्स्ट्रा, तो इसकी मृत्यु हो सकती है। इसका कोई इलाज नहीं किया, ऑपरेशन नहीं किया, तो इसकी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर गुड फेथ में डॉक्टर सोच रहा है, यानी अभियुक्त द्वारा कार्य के प्रति की प्रकृति क्या है, उस मरीज को बचाना, क्योंकि उस मरीज को मैं कैसे कैसे उसकी लाइफ को बचा सकूँ। किए गए उसका जो एक्ट किया जा रहा है उसका परिणाम ये है कि जीवन को बचाना उसका महत्व है। तो यहाँ ये सद्भावपूर्वक में है। और जब वो उसका ऑपरेशन कर रहा है या उसको ऑक्सीजन दे रहा है या उसका इलाज कर रहा है, जो सतर्कता और ध्यान का प्रयोग करने के बाद उसके ऊपर उपयुक्त अवसर हैं, यानी उसके पास पूरे अवसर हैं कि वह सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ कार्य करे, तो अभी ही सद्भावपूर्वक गुड फेथ में कार्य कहलाएगा। यानी अगर आप कोई एक्ट को सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ करते हैं तो वह सद्भावपूर्वक कहलाता है। जैसे एक डॉक्टर और मरीज का जो कनेक्शन है वो सद्भावपूर्वक होता है, वो मरीज की जान बचाने के लिए कार्य कर रहा है, तो सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ कर रहा है, तो यही सेक्शन 52 सद्भावपूर्वक है। यहाँ अगर मरीज की जान भी चली जाती है तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। लेकिन वहाँ सुकारू कविराज में तो उसने बवासीर का ऑपरेशन रसोई के चाकू से ही कर दिया, यानी उसके पास अवसर भी थे लेकिन उसने बिना अवसरों को असद्भावपूर्वक कार्य से किया, यानी सम्यक सतर्कता और ध्यान नहीं बरती, तो वह असद्भावपूर्वक हो गया, इसलिए वहाँ पर उसको 304A IPC में पनिशेबल किया गया। तो यही डिफरेंस आप समझ लें कि सद्भावपूर्वक गुड फेथ किया गया कार्य कब कहलाता है, जब वह सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया जाए। तो ये हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट। अब आता है सेक्शन 52A संश्रय। सेक्शन 52A संश्रय क्या है, आइए देखते हैं। सेक्शन 52A में इसकी डेफिनेशन से पूछा जाता है कि संश्रय हार्बर की परिभाषा कहाँ है, तो 52A में है, 52 में है। धारा 157 के सिवाय, धारा 130 में वहाँ के सिवाय, ये बोला गया है इसमें। धारा 157 के सिवाय, धारा 130 में वहाँ के सिवाय, जहाँ संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, प्रवहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वह उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से करना, बचने के लिए करना आता है। यानी इसमें बता दिया गया है कि संश्रय शब्द में क्या क्या आता है।
सेक्शन 52 बोल रहा है कि धारा 157 और 130 के सिवाय, यानी 157 जो आईपीसी है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 157 जो है आईपीसी का, वहाँ पर बताया गया है आपको विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय, यानी कोई विधि विरुद्ध जमाओ है उसको इकट्ठा करना है तो भाड़े पर आप खरीद कर व्यक्तियों को इकट्ठा करके लाए हैं और उसको संश्रय देकर छुपा रहे हैं। और 130 जो है आईपीसी की, उसमें बताता है कि एक कैदी जो निकल भागने में अगर सहायता कर रहे हैं और उसको छुड़ाना है, छुपाना है, संश्रय देना है, तो इसके बारे में बताया गया है। दोनों एलिमेंट ये हैं, तो वहाँ संश्रय में आता है अगर आप ऐसा एक्ट करते हैं कि कैदी को छुपा रहे हैं, ये आप घर पे संश्रय है। विधि विरुद्ध जमाओं के लिए आप जैसे कहीं पर दंगा प्रसाद करना है, उसके लिए भाड़े पर आप व्यक्ति खरीद कर लाए हैं और उसको एक मकान में आप छुपा रहे हैं, तो वो संश्रय की श्रेणी में आता है। यही सेक्शन 52 है बोल रहा है। तो 157 और 130 में वहाँ के सिवाय संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। अब यहाँ अपवाद भी इस लाइन में है कि अगर संश्रय संश्रित व्यक्ति की अगर पत्नी द्वारा, यानी कोई व्यक्ति है उसकी पत्नी द्वारा उसको अगर संश्रय दिया जाता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, या किसी पत्नी को उसके पति द्वारा जो है संश्रय दिया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये इसके एलिमेंट है, अपवाद हैं। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि सेक्शन 52A संश्रय का अपवाद क्या है, तो 157 130 में वहाँ के सिवाय संश्रय अगर संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया जाता है तो वो संश्रय शब्द के अंतर्गत अपराध नहीं है। ये आपको याद रखना है। आईपीसी में अगर पत्नी या पति द्वारा संश्रय दिया जाता है तो क्राइम नहीं है। संश्रय शब्द के अंतर्गत क्या आता है, अब यहाँ बोला गया कि संश्रय शब्द में क्या आता है। जैसे 157 में 130 में आप किसी व्यक्ति को संश्रय दे रहे हैं तो संश्रय में आता है। संश्रय में क्या नहीं आता है यहाँ बता दिया गया, संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो वहाँ के सिवाय। ये यहाँ से एलिमेंट है, वहाँ के सिवाय अगर संश्रय संश्रित पत्नी या पति द्वारा दिया गया है तो संश्रय में नहीं आता है। बाकी 157 130 में अगर संश्रय देते हैं तो संश्रय आता है, यानी संश्रय अपराध है। लेकिन पत्नी और पति द्वारा दिया जाता है तो वो उसके अपवाद हैं। अब इसके बाद तीसरा एलिमेंट संश्रय वर्ड में क्या आता है। इस वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर कि संश्रय में आश्रय देना, किसी व्यक्ति को आप घर पर आश्रय दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पेय दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं पहनने के, आयुध गोला बारूद दे रहे हैं, परिवहन के साधन दे रहे हैं, किन्हीं साधनों से चाहे वह उसी प्रकार के हो या न हो, किसी प्रकार से जैसे ऐसे साधन हो या न हो अन्य प्रकार से आप उसकी सहायता कर रहे हैं या पकड़े जाने से बचने के लिए आप कोई हेल्प कर रहे हैं, तो ये संश्रय में आते हैं। यानी ये जो वर्ड है आश्रय, भोजन देना, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, परिवहन के साधन या किन्हीं साधनों से चाहे वह उस प्रकार के हो या न हो, किसी भी प्रकार के हो, किसी व्यक्ति की सहायता जो है आप पकड़े जाने से बचने के लिए करते हैं तो आप सेक्शन 52A में अपराध करते हैं, संश्रय करते हैं, जिसके लिए पनिशेबल। जैसे 157 में विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए तो वहाँ पर आप किसी व्यक्ति को घर पर अपनी जो है संश्रय दे रहे हैं तो अपराध है। 130 में जैसे कोई कैदी है उसको आप निकल भागने में सहायता दे रहे हैं और अपने घर पर छुपा रहे हैं तो वो संश्रय की श्रेणी में आता है, अपराध है। लेकिन अगर निकल भागा कैदी अपनी पत्नी के घर चला जाता है तो वहाँ अब वो जो उसकी पत्नी है वो संश्रय की श्रेणी में नहीं आएगी, ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसी तरह से पत्नी जो है निकल भागी है कहीं से और अपने पति के घर पर चली जाती है तो वहाँ वह जो है संश्रय की श्रेणी में नहीं आएगी। ये इसके दोनों एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। बाकी सभी एक्टिविटी जो है संश्रय की श्रेणी में आ गई है जो आप इनलीगली रूप से करते हैं। तो यही सेक्शन 52 है, संश्रय बोलता है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में काफ़ी और कुछ नया सीखा है, जाना है, पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।